देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पे हम अपनी थिंकिंग लगाएंगे, कैसे सोचेंगे कि जो क्वेश्चन दिया है उसके सोल्यूशन को तो हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम कुछ ऐसी भी चीजें डिस्कस करेंगे जो उसके अराउंड भी आ सकती थी कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। ठीक है, चलिए एक ग्राविटी चैप्टर नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड। बुक में आपकी एग्जैक्ट सिस्टम दे रखा है कि पीरियड, पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। ओके, इट इज नोन एज शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सेकेंड में भी 8 हैं और थर्ड में भी 8 हैं। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और सिक्स्थ पीरियड में कितने हैं? 32 एलिमेंट, इसलिए इसे सिक्स्थ पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और फर्स्ट पीरियड में सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। ओके, यस सर। अच्छा, एक और पीरियड है आपका लास्ट 7th पीरियड, उसको कभी पूछा जाता है तो वो आज इनकम्प्लीट कहा जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को अभी डिटरमाइन नहीं किया जा सका है। सारे एलिमेंट की, अभी कुछ एलिमेंट जो लास्ट में प्रेजेंट हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिटरमाइन नहीं की जा सकी है, इसलिए अगर कभी इनकम्प्लीट पीरियड के नाम पे पूछा जाएगा तो आप 7th पीरियड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर बिलोंग्स टू। एल्कली मेटल्स जो आपका पहला ग्रुप जो है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पहला फर्स्ट ग्रुप है उसे कहा जाता है एल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप जो है उसको कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। बोलिए। हाँ, और जो 3 to लेके 12 तक है इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर उसके बाद अगर कहें तो बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली, और फिर उसके बाद आपकी नाइट्रोजन फैमिली, या नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है, या इसी को आपको कहा जाता है कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस बोलते हैं। और जो 17th फ्लोरीन वाली फैमिली है, 17th ग्रुप, इनको हैलोजन कहा जाता है। और जो 18th ग्रुप है इसको कहा जाता है इनर्ट गैस, नोबल गैसेस। समझ रहे हैं? या इसी को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। बोलिए। तो इन्होंने कहा एल्कली मेटल्स कहां से बिलोंग करेंगे? फर्स्ट ग्रुप से। और हैलोजन ग्रुप, हैलोजन कहां से बिलोंग करेंगे? बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही। कितने समझदार बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फॉर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, यस सर। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। कहां तक? हैलोजन तक। इसका मतलब, और अच्छा कहां से इंक्रीज करती है? फर्स्ट ग्रुप से। तो लोवेस्ट वैल्यू किसके लिए होगी? फर्स्ट ग्रुप के लिए। और हाईएस्ट रिलीज ऑफ एनर्जी कहां पे होगा जाके? 17th के लिए। बोलिए। यस सर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड वन। पहले ये देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें वर्ड की प्लेइंग किस हिसाब से है। पहले हाईएस्ट है फिर लोवेस्ट है। अगर ये कहता लोवेस्ट और हाईएस्ट तो अब फर्स्ट और 17th होता है ना। सारे लोग गलती कर गए ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो वर्ड की प्लेइंग है उस पर बहुत आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सिंपल क्वेश्चन को कैसे टफ बनाया जाता है, ये टीचर की अपने एक सिस्टम होता है। उसमें जो हम ये पहले सोच के रखे थे कि जिस टाइम ये क्वेश्चन बना रहे थे तो मैंने हाईएस्ट और लोवेस्ट इसलिए लिखा था कि आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, और इसमें जो ऑप्शन डाला वो बी नंबर पे फर्स्ट और 17th डाला, सी नंबर पे आपका करेक्ट डाला, ताकि अगर थोड़ा सा आप मिसमैच करेंगे, आप सही से मैच नहीं कर पाएंगे
तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये भी आपको अप्रोच रखनी है। अच्छा, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove one electron from isolated gaseous atom is known as ionization potential. Okay? यस सर। चलिए, दोनों में बात अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है और जबकि आयनाइजेशन, जब इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। समझ रहे हैं? चलिए, जिन प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है उनको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक। और जिनमें रिलीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगी? एंडोथर्मिक। बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ शेयर्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन है लिया नहीं है, सिर्फ खींच रहा है, उस पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कितने समझदार बच्चे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी भी शेयर्ड पेयर एटम कोई एक मॉलिक्यूल है जैसे X एंड Y, तो इनके बीच ये शेयरिंग हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के टाइम पर अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, अट्रैक्ट करने की जो पावर है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देखते हैं बेटा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है पीरियड में, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। आगे देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द फॉलोइंग? कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन इस ऑप्शन का नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 होती है। किसकी? लिथियम की। फिर उसके बाद फ्लोरीन तक जाने में बड़ा सिंपल सा तरीका, 0.5 ऐड करते चले जाओ। इसकी हो जाएगी 1.5, इसकी 2, इसकी 2.5, इसकी 3, इसकी 3.5, इसकी 4। बोलो। यस सर। सबकी लर्न हो गई। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? फ्लोरीन। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम होता है। ओके, यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलिए, एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? टेम्परेचर कंपाउंड डिकम्पोजेस। हाँ, when reactant decomposes into more number of product, then reaction is known as decomposition reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कितने समझदार बच्चे हैं, सारा कुछ तो आता है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो तो क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। HCl एसिड कौन से होते हैं? मैंने ऑर्डर में भी लिख के बताया था। तो इसमें जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, उसके बाद मैंने बताया HI, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HCl और लगभग H2SO4 इक्वल होता है। ठीक, तो ये ऑर्डर आता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में एक है, तो इसलिए ये क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर रहा है। अच्छा, एक अच्छी सी बात पहले से सबको लगभग पता होती है, हम लोग भी देख लेते हैं। लिटमस एक इंडिकेटर है। अगर ये रेड से ब्लू टर्न हो रहा है, रेड से ब्लू टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब आपने इसको बेस में डाला होगा। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। बोलिए, तो अगर रेड लिटमस से ब्लू टर्न हो रहा है तो उसकी पीएच क्या होगी? अब सीधी सी बात है, अगर रेड से ब्लू टर्न हो रहा है तो इसका मतलब बेस होगा,
और अगर बेस होगा तो उसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम पे एसिडिक होता है और 7 से ज्यादा पे बेसिक होता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी पीएच बेसिक है। बोलो बेटा कौन सी पीएच बेसिक है? 7 से ज्यादा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ बेस एंड नॉट एन एल्कली? कौन सा इसमें ऑप्शन बेस तो है, एल्कली नहीं है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेस और एल्कली में क्या डिफरेंसेस होते हैं? Alkali is soluble in water. हाँ, एल्कलीज आर दोज बेसिस, एल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। Soluble in water. बट अब एक सेंटेंस बहुत पूछा जाता है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, करेक्ट है या इनकरेक्ट? Yes sir, correct. ठीक, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीन। Yes sir. सही है ना? जितने एल्कली होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जितने मेटल हैं, कौन कौन से? लिथियम, लिनाकरप्सस, इनके साथ अगर OH कभी मिले तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा और वाटर में सॉल्युबल भी होगा। ठीक, दूसरे वाले ग्रुप की अगर बात करें तो नीचे के जो 3 मेटल होते हैं, नीचे के 3 मेटल, उनके साथ अगर बेसिस होंगे तो वो भी वाटर सॉल्युबल होंगे। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये फर्स्ट ग्रुप का है। ठीक, ये वाला जो होता है ये प्रेसिपिटेट बनाता है। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में इसका कलर रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन दे रखा है। बोलो बेटा। तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो कौन सा इसमें बेस है जो एल्कली नहीं होगा? FeOH का होल थ्राइस। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बोलिए, इलेक्ट्रो जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें इसके कलर के बारे में बात की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज फास्फोरिक एसिड। एक्चुअल में इसका सही नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला जाए तो, क्योंकि फास्फोरिक एसिड जो होते हैं वो 3 टाइप के हो जाते हैं। इक एसिड होते हैं, हाँ, इक एसिड 3 टाइप के हो जाते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मेटा और पाइरो। लेकिन चलो ठीक है, फास्फोरिक एसिड बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी एसिड जितने H+ आयन डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो ये कितने H+ आयन डोनेट कर सकता है? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। बी ऑप्शन। H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? बोलो बेटा। 2 होगी। कोई भी एसिड जितने H+ दे सकता है एक्वस मीडियम में वो उसकी बेसिसिटी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं? आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तभी तो आप कह देते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्ट करते हैं, किसकी वैलेंसी कैसी है, कौन एलिमेंट कैसी रिएक्शन शो करेगा। आप कहते हैं इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते, क्यों? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बोलिए, तो इसमें कौन सा केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी एलिमेंट की किस बात पर डिपेंड करेगी? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। समझ पा रहे हैं? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिएक्ट करते हैं, है ना? बोलो बेटा। Yes sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियस कोई काम की बात है? कुछ नहीं। न्यूक्लियस की रिएक्टिविटी का यहाँ पे क्या मतलब हो सकता है? कोर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्शन और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैलेंसी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन जो इनर साइड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद अ कोवेलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई टू एटम्स के बीच इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, सिमिलर एटम के बीच क्या कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा सिमिलर एटम के बीच ही बनता है? बोलो बेटा। Similar and dissimilar. दोनों के बीच बन सकता है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप जैसे H2 कह रहे हैं तो ये सिमिलर एटम के बीच है, लेकिन अगर आप CH4 कह रहे हैं तो कार्बन से जो हाइड्रोजन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है क्या? तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच बन सकता है और डिसिमिलर के बीच बन सकता है। बस ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड मेटल के बीच नहीं देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं? Yes sir. मेटल के बीच कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता।
कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच बनता है मैक्सिमम केसेस में। हाँ, कुछ परसेंटेज में नॉन मेटल और मेटल के बीच में भी बन जाता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX या टेट्राइथाइल लेड, कुछ ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक। जी बेटा, सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑर्गेनोमेटेलिक, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। ठीक, तैयार रहिएगा, अभी कैलकुलेशन के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर कंबाइन कराएं। एंड एलिमेंट Y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोथ आर यूनिवैलेंट, मतलब दोनों पे जो वैलेंसी है वो 1 आएगी, एक पर +1 आएगी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरे पे -1 आएगी। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय देयर कॉम्बिनेशन कंटेन्स, कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा बताइए। हाँ, आपने 9th में पढ़ रखा था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, X प्लस है Y माइनस है, कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, चार्ज रिमूव हो जाएंगे। बोलिए, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, XY मॉलिक्यूल, है ना। बोलिए, हम इनका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, इनको कंबाइन कराएं तो क्या बनता है, चार्ज रिमूव कर दीजिए, NaCl बना दीजिए, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, है ना। X2 Y3 कोई मतलब नहीं है, X माइनस Y प्लस नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे प्लस आता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे माइनस आता है, ये चार्ज उल्टा दे रखे हैं, है ना, तो चार्ज ऐसे नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वो एलिमेंट बताइए जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बेटा H2 ऐसे बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, Cl2 भी Cl के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, Br2 में भी बोरान के बीच सिंगल, वो ब्रोमीन के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो इनमें तीनों एलिमेंट ऐसे दे रखे हैं जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो बेटा, डी, ऑल ऑफ दीज। अगर O2 होता तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट, बिल्कुल सही। N2 होता तो इसमें किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल कोवेलेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर ये है, इनमें सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, O2 होता तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर N2 होता तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अच्छा एक बात और बताऊं, कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, एक पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की बेसिस पर पोलर और नॉन पोलर हो जाते हैं। अच्छा, फिर भी अगर मल्टीपल बॉन्ड का केस हो तो उसमें 2 टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, है ना। 2 एटम के बीच अगर कभी सिंगल बॉन्ड है तो मैक्सिमम केसेस, हायर क्लासेस की बात ना करते हुए अगर देखें तो यह हमेशा सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी एटम के बीच डबल बॉन्ड हो गया है तो उसमें सिग्मा एक ही रहेगा, 1 सिग्मा 1 पाई, हाँ 1 पाई हो जाएगा, ठीक, 1 पाई हो जाएगा। अगर किन्हीं एटम के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया है तो सिग्मा 1 ही रहेगा, पाई का नंबर 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप का होता है, सिग्मा एंड पाई, डिपेंड करता है कि 2 एटम के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं। सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, डबल हुआ तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the not characteristic of a base? कौन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस नहीं है? They have a bitter taste, सही बात है, बोलिए। यस सर। बिटर टेस्ट की कोई चीज जानते हैं आप? बेसिस घर में यूज होने वाली कोई चीज आप जानते हैं? साबुन सर, सोप। हाँ सोप। अगर कभी बिटर टेस्ट लेना हो तो साबुन चाट के देखिए, बिल्कुल बिटर टेस्ट आएगा। मिर्च का टेस्ट कड़वा नहीं होता, मिर्च का टेस्ट जो होता है वो तीखा या कहते हैं बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, क्योंकि टेस्ट लेने के लिए हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन सिर्फ टंग है। मिर्च अगर आप आंख में, नाक में, कहीं और भी लगाएंगे तो सेम फीलिंग आएगी। वो बर्निंग सेंसेशन अगर आप यहाँ पे लगा लेना मिर्च तो भी बर्निंग सेंसेशन थोड़ी देर बाद आपको फील होगा यहाँ पे। बिटर टेस्ट का मतलब कड़वा, जैसे नीम की पत्ती हो गई, या फिर कभी साबुन टेस्ट करके देखिए, मजेदार चीज होती है। चलिए तो ये तो हो गया। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सही बात है ना। फिर उसके बाद दे शो रेड कलर विद मेथाइल ऑरेंज। किसी को मेथाइल ऑरेंज के बारे में कॉन्फिडेंस है? मेथाइल ऑरेंज
होगा। एसिड में कैसा होता है? सर रेड। रेड या पिंक होता है। और बेस में कैसा होता है? सर येलो। ठीक, तो ये वाला ये कह रहे हैं कि बेस में रेड होता है, सही बात है क्या? नो सर। तो ये गलत ही तो पूछ रहे हैं, तो यही गलत है, मतलब जो गलत है उसी वही करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आप पूछ रहे हैं कि इन चारों में आपको इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक, करेक्टरिस्टिक जो नहीं है। दियर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेंगे ना बेटा? जरूर करेंगे। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और उसके सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के लिए वो कंडक्शन क्रिएट करते हैं। एक बात बताएं, मेटल्स कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड सॉल्यूशन या लिक्विड जितने होते हैं वो कंडक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? बोथ बेसिस एंड एल्कली आर सॉल्युबल इन वाटर, सही बात है क्या? बोलो। नो सर। नहीं, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट, ये बात सही है क्या? एल्कलीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल बेसिस आर नॉट, सही बात है। एल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं, समझ पा रहे हैं? सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बोलिए बेटा। तो ये बात सही है, बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल एल्कलीज नॉट, उल्टा दे रखा है, गलत बात है ये। फिर कहता है C2H5OH इज अ बेस बिकॉज इट हैज OH ग्रुप, इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इसकी रिएक्शन अलग टाइप की होती है, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं बेटा। सर इन लास्ट केस, हाँ सर इन लास्ट केस सर वी कैन कंसीडर इट एज अ बेस बिकॉज़ इट हैज, सर व्हेन प्योर इथेनॉल इज देयर इट हैज pH 7.3, sir, but it when it combines with water then it furnishes hydrogen ion. एक बात होता है बेटा, CH3CH2OH ये है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्शन करता है और न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन करता है। जब आप 11th या 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो दो टाइप से होगी। अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो H+O- आएगा, तब ये H+ दे रहा होगा, और अगर कोई सब्सटेंस H+ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? एसिड जैसा बिहेव करेगा, बोलिए। यस सर। और अगर कार्बन के साथ ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये पूरा OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये दोनों टाइप में हो जाएगा। तो वो जो आप बात बता रहे हैं पीएच के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन वाटर के साथ चीजें चेंज होने लगती हैं, तो हम इसमें करेक्ट स्टेटमेंट एसिड बेस की बेसिस पर ढूंढ रहे हैं। ये रिएक्शन में दोनों टाइप की रिएक्शन शो करता है। मेटल से रिएक्शन कराइए तो अल्कोहल हाइड्रोजन गैस देता है, तो वहां पर ये हाइड्रोजन निकालता है, बोलिए। जबकि आप PCl3 PCl5 से रिएक्शन कराइए तो पूरा OH ग्रुप हट के हैलोजन लग जाता है, तो वो चीज अलग हो जाती है। तो हम उसकी बात अभी कर नहीं रहे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वो चीज आपको अलग से समझाएंगे हम आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज इन एसिड सॉल्यूशन इज, क्या होगा बेटा? पिंक। रेड या पिंक होता है, पिंक किस हो ही जाता है, ठीक। तो ये सीधा सा क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इंडिकेटर से था ये क्वेश्चन। द कलर ऑफ FeOH का होल थ्राइस एनालिटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया, कैसा कलर होता है? अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था मैंने, FeOH। सर इट इज रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके। डर्टी ग्रीन किसका होता है? सर FeOH होल OH का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही है, ठीक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपल सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द कलर ऑफ Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन इज, कैसा कलर होता है? बोलो बेटा। ऑरेंज कलर होता है। KMnO4 पर मैग्नेट, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो K+MnO4-, ये आपका पिंकिश कलर में होता है, MnO4- पर मैग्नेट आयन, और डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर में होता है, ओके। ये आपकी बुक में दे रखा है, बिल्कुल मतलब सीधा क्वेश्चन है एनालिटिकल केमिस्ट्री से, जहां पर कलर ऑफ आयंस दे रखे हैं वहां पर ये भी आपका क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास के लिए क्या पढ़ा रहे हैं? जी बेटा। ग्रेविटी क्लास ये भी है? हाँ ये भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ने की अभी? देखो कुछ कह रहे हैं बेटा?
If you are not of this class, Sarfaraz Ahmed, then you leave the class. All right? Karen leaves for class. This is class. This is Kitim on the Street students who gave the gravity paper, and paper is being solved. All right? Sir, आप carry on कर लीजिए. चलिए. A compound is found to be possesses कार्बन 40% है, इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन 53.3%, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60. फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये क्वेश्चन आपके मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है, उसी के फार्मूले पर बेस्ड है. ठीक, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी रहती है, उसमें 5 कॉलम होते हैं. मैं आपको बड़ा आसान से तरीके से आपको सिखा दूंगा. आप देखिए, जैसे पहला जो कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सब ने इस टाइप के क्वेश्चन किए जरूर होंगे, स्कूल में मैम ने कराए होंगे बहुत अच्छे से. पहला एलिमेंट के लिए होता है, दूसरा कॉलम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के लिए, तीसरा एटॉमिक वेट के लिए, नेक्स्ट फोर्थ जो होता है वो आपका होता है रेशियो के लिए, एटॉमिक रेशियो के लिए, और जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है आपका सिंपलेस्ट रेशियो. मैं सबका काम भी बताऊंगा क्या क्या होता है. चलिए देखते हैं. पहले में आपको एलिमेंट लिखना है, जो जो एलिमेंट दिए गए हैं. कौन कौन सा एलिमेंट दिया है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, एंड देन ऑक्सीजन है. देयर आर 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन एलिमेंट्स का क्या क्या परसेंटेज दिया गया है. तो कार्बन का कितना परसेंटेज बेटा है? बोलो 40%. ठीक, अब कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा. हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है? 6.7%. और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 53.3%. 53.3% है, ये है. ठीक, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16. एटॉमिक रेशियो में होता क्या है? एटॉमिक रेशियो में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड किया जाता है एटॉमिक वेट से. तो परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, तो 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना आएगा बेटा? बोलिए. 6.7 डिवाइडेड बाई 1 और 53.3 डिवाइडेड बाई 16. बोलिए पहले का आंसर कितना आएगा? बोलिए. कैलकुलेशन आप अच्छे से करिए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन उतनी जल्दी लगेगा और टाइम भी बचेगा. पहले का कितना आएगा? 3.33 के आसपास आएगा. बोलो बेटा. यस. ठीक, सेकंड का तो आपका 6.7 ही आएगा, है ना. थर्ड वाले में कितना आएगा? इसका रेशियो अगर निकालें, बोलो. 3.34 या 33 के नियर अबाउट आएगा. बोलो. जो सिंपलेस्ट रेशियो है लास्ट वाला, ये तो हमारा निकल के आ गया. जो सिंपलेस्ट रेशियो है, इसमें करते क्या है? लास्ट वाले कॉलम में इसमें क्या करते हैं? जो ये वैल्यूज आई हैं बेटा, एटम यहां पर एलिमेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तक आपकी बुक में, आपके सिलेबस में दिए गए हैं. कहीं कहीं पर 4 एलिमेंट भी दिए गए हैं. ठीक, तो हमने 3 लिए हैं अभी. तो अगर वो होंगे तो आप उसमें नीचे बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करते चले आएंगे, बिल्कुल सेम कॉलम रहेगा और कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. पहला एलिमेंट का, दूसरा परसेंटेज का, तीसरा एटॉमिक वेट का, और नेक्स्ट कॉलम जो रहेगा एटॉमिक रेशियो, और फिर लास्ट वाला सिंपलेस्ट रेशियो. जो लास्ट वाले कॉलम में होता है वो जो एटॉमिक रेशियो में जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे बाकी सबको डिवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग वो भी नंबर जिससे कर रहे हैं. बताइए, पहला आंसर आया 3.33, दूसरा 6.7 और तीसरा 3.33. बताइए इन 3 वैल्यूज में स्मॉलेस्ट कौन है? बोलो बेटा. 3.33. तो सबको डिवाइड कर दीजिए. 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना आएगा बेटा? 1. फिर 6.7 डिवाइडेड बाई 3.33, ये नियर अबाउट आएगा 2. और जो लास्ट में है 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33 कितना आएगा? 1. जो ये नंबर आया है, इस नंबर को इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट वे में. जैसे 1 जो है वो C के मल्टीपल में ले लीजिए, C1.
2 जो है वो H के मल्टीपल में ले लीजिए H2, और 1 जो है वो O के मल्टीपल में ले लीजिए CH2O। समझ पा रहे हैं? ये जो फार्मूला आएगा इसको क्या कहेंगे? ये आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है? व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? क्या चीज है? किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के नंबर का जो सिंपल रेशियो होता है उसको बोलते हैं क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो करता है। ओके, उसमें एलिमेंट्स का अगर एटम का सिंपलेस्ट रेशियो निकाले तो जो एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो में वैल्यू आएगी ये एम्पिरिकल फार्मूला बताएगी। बोलिए। अब एक और छोटा सा फार्मूला होता है n। अगर किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। ओके, n इज इक्वल टू, अच्छा ये जो n मल्टीप्लाई किया है एम्पिरिकल फार्मूला तो पता चल गया, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n का फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। बोलिए, कोई ना कोई क्वेश्चन में ऐसा जरूर क्लू दिया होगा जिससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट निकल आए। अच्छा, उन्होंने डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है 60, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है 60, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लेंगे। कितना आएगा बताइए? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना आया? 30। तो यहाँ 30 से डिवाइड कर दीजिए, ये आया 2। मतलब अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला जो ये CH2O आया है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? बोलिए। C2H4O2। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यही आपको करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का फार्मूला अगर कोई नींद में भी पूछेगा तो क्या कहेंगे? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, सॉरी मास ऑफ एलिमेंट, जिसका परसेंटेज पूछा गया है मास ऑफ एलिमेंट। बोलिए, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इनटू क्या कर दें? 100। जैसे मीथेन है, मीथेन क्या होता है? CH4। CH4 में कार्बन का मास कितना होगा? 12, और हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या करें? मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। कार्बन का मास कितना है? 12, टोटल मास कितना है? टोटल मास निकालेंगे 16, टोटल मास 16 इनटू 100। जल्दी बोलो कितना आंसर आएगा? 4 से कट किया, 4 4 जा, और इसको कट किया 25, और 4 3 जा 12, और 3 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75%। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ आया? बहुत सिंपल सा सिस्टम। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पर पूछ लेते हैं। NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक एग्जांपल है उसी टाइप का। NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर पूछा जा रहा है क्या करें? बोलो। Give the fraction at least, all of you. Give the fraction. बोलो बोलो बेटा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा इसमें? Sir, mass of nitrogen 14 by 17 into 100. 17 into 100 मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बेटा। टफ है क्या? Sir. कुछ ऐसा लगा? किसी भी कंपाउंड में अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो सिंपल सा यही फार्मूला लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला गिव्स, वही जो अभी बता रहे थे, किसी भी मॉलिक्यूल में रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। बिल्कुल बिल्कुल सही, कितने समझदार बच्चे हैं। किसी भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और अगर कह रहा है सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये एम्पिरिकल फार्मूला होता है। समझ रहे हैं? मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? बोलो बेटा। ग्लूकोज का, कितने समझदार बच्चे हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को जो भी दे रखे हैं उनको डिवाइड करके सिंपल में ले जाना है लोवेस्ट में। कितने में ले जा सकते हैं बोलो? बिल्कुल सही। ये 6 से अगर पूरे को डिवाइड कर दें तो C1H2O, ये क्या हो जाएगा? इंपिरिकल फार्मूला। बोलिए, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एलिमेंट्स को अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाएं तो वो इंपिरिकल फार्मूला हो जाएगा। एक्चुअल नंबर बताए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज। इसका इंपिरिकल फार्मूला दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो हमको एक फार्मूला बहुत पहले, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंपिरिकल फार्मूला को अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अब ये n नाम की चिड़िया को आपको ढूंढना है कि ये कहां पे है। n का फार्मूला क्या बताया था? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान इंपिरिकल फार्मूला मास। इंपिरिकल फार्मूला मास क्या करें? यहां वेपर डेंसिटी दे रखा है। बोलो, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो वेपर डेंसिटी दे रखा है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की जगह क्या रख दें? वेपर डेंसिटी इनटू 2 अपान इंपिरिकल फार्मूला मास। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। इंपिरिकल फार्मूला है CH2O। बोलिए, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जल्दी बताओ सर। व्हाट इज द क्वेश्चन? इंपिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अगर इसके सारे एटम का मास निकाल के ऐड करें? इंपिरिकल फार्मूला 12 प्लस 1 हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 2 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16, टोटल कितना आया? 30। बोलिए, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45 वेपर डेंसिटी है इनटू 2 अपान 30। बोलो बेटा, 90 अपान 30 कट किया, कितना आया? 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। H6O3 बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, सबको समझ आया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, C3H6O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन हैज 85% कार्बन एंड वेपर डेंसिटी ऑफ 28, द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन विल बी। बोलिए, एक दो चीजें क्वेश्चन में समझने वाली है। इसमें एक टर्म दे रखा है हाइड्रोकार्बन, ये क्या बताना चाह रहे हैं? बोलो बेटा। सर ओनली सर कंपाउंड कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एंड। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल, ऑर्गेनिक तो है। ऑर्गेनिक तो ऑक्सीजन होता तब भी तो ऑर्गेनिक होता। ये जो आप कहना चाह रहे थे वो सही बात थी। ओनली हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें कार्बन का परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दे रखा है 85%, हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दे रखा है। क्या करें? किसी भी कंपाउंड में टोटल एलिमेंट का मास परसेंट जो होता है वो 100 होता है। तो अगर कभी भी कोई एक एलिमेंट छोड़ के निकल जाए, ये भी हो सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दे, ऑक्सीजन छोड़ जाए, तो क्या करेंगे? जितने भी दिए जाएं उनको ऐड करके 100 से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर एक का दिया है, दूसरे का नहीं दिया, 100 से माइनस करेंगे तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन परसेंट क्या आ जाएगा? 15%। बोलो, आ जाएगा ना? आएगा ना? यस सर। ठीक। अब हमको क्या करना है? वही सेम सिस्टम फॉलो करना है। पहला एलिमेंट, दूसरा आपका परसेंटेज, तीसरा आपका क्या? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, फिर नेक्स्ट कॉलम किस चीज का होगा? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो। ठीक, रेशियो, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो। अब क्या करें? बोलो बेटा, एलिमेंट दो है मेरे पास, कौन कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का परसेंटेज 85%, हाइड्रोजन का परसेंटेज 15%। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना? 50, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का कितना? 1। ठीक, हाइड्रोजन का 1। अब क्या करें? एटॉमिक रेशियो में क्या करें? परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो क्या करें? 85 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 12 से। बोलो क्या आंसर आएगा? और 15 को डिवाइड करेंगे 1 से, ये तो 15 ही आएगा। एक हमने बता दिया, एक आप बताओ
कितना आएगा? बोलिए। सर 7.0 7.08 आएगा, लगभग नियर अबाउट 7 ले लेते हैं। बोलिए, इतना ले लेते हैं, ठीक। चलिए अब सिंपल रेशियो में क्या करें? 7.08 आया। बोलो बेटा कितना आया? 7.08 ना? 08। ठीक। यस सर। अब सिंपल रेशियो में दोनों में से स्मॉल कौन है? 7.0। ठीक, तो इससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आपका 7.08 है, इसको डिवाइड कर दिया किससे? 7.08 से। और जो आपका 15 आया, इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे? 7.08 से। कितना आएगा बताओ दोनों का आंसर? बोलिए। सर सेकंड 1 इसका आएगा, इसका कितना आएगा? 2.11। 2.11। बोलिए, इतना ही आएगा ना? यस सर। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि अगर आप इसको इतने फ्रैक्शन के साथ लेके चलेंगे तो आंसर बहुत गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के। बोलिए, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर ले थोड़ा सा, तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर आप इसे राउंड ऑफ कर ले तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2, है ना? अगर ये 1 जो है 1 है, इसको अगर हम छोड़ के चले, राउंड ऑफ करें, तो ये आएगा लगभग 2 आ जाएगा, है ना? तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? CH2। बोलिए, अब सारे लोग बताइए कि n की वैल्यू क्या निकालेंगे? n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बोलिए। Class 10th, you need to be fast. बोलो बोलो बोलो। Sir is explaining everything. You need to be fast in answering. n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी 2 टाइम्स हम लोग निकाल चुके हैं पीछे क्वेश्चन। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में दे रखा है, आधी चीज क्वेश्चन में एक्सप्लेन्ड है पहले से, अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास। बोलो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास के लिए वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 28। तो 28 इंटू 2 करेंगे, अपान इसका कितना आएगा? बोलो जल्दी से फटाफट। CH2 का मास कितना आएगा? कार्बन का कितना होता है? 14। कार्बन का 14। नो सर, ओवरऑल 14, बिल्कुल सही। तो यहाँ 14 अगर रख दे तो क्या होगा? ये 2 जा गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। मतलब इंपीरिकल को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अगर CH2 को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आएगा? C4H8 तो आएगा। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड whose molecular formula is this and empirical formula weight is this। बताइए क्या करें जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो? अब बताइए, कैलकुलेशन कॉलम बनाए क्या? नो सर, नो नीड। हाँ, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, मॉलिक्यूलर दिया हो, एम्पिरिकल निकालना हो, तो कॉलम n इन सब चीजों की जरूरत नहीं। एटम में जो आपके मॉलिक्यूल में एटम्स दे रखे हैं उनको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर ले जाओ। किस नंबर से डिवाइड करें जिससे सारे डिवाइड हो सकते हैं? बोलो बेटा। 2। अगर इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा C4H3O2। बोलिए, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। कितने समझदार बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: कार्बन 26.59%, हाइड्रोजन 2.22%, ऑक्सीजन 71.19%, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45। बोलिए, अब इसको मैं 1 मिनट में आपसे सुनना चाहता हूं, कितने कॉलम बनाए, क्या करें? बोलिए, कितने कॉलम बनाए, कैसे करें? ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस बार है भी। इतना ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और वेपर डेंसिटी वाला पोर्शन। क्या करें, बोलो जल्दी बेटा। Class 10, speak up fast. So by making table. हाँ, बाय मेकिंग टेबल। पहला कॉलम एलिमेंट का बोलते जाओ, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एटॉमिक वेट, फिर उसके बाद एटॉमिक रेशियो, उसके बाद
सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो। चलो पहला कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, सर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। मैं आपसे कैलकुलेशन पूछूंगा, फटाफट आप बताइएगा। परसेंटेज किसका कितना है? कार्बन का है 26.59%, हाइड्रोजन का कितना है 2.22 और ऑक्सीजन का है 71.19 है ना, 19, ठीक 19। एटॉमिक वेट कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक रेशियो में क्या करें? परसेंटेज को डिवाइड कर दें किससे? एटॉमिक वेट से। यही तो करते आ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा 26.59 डिवाइडेड बाई 12, 2.22 डिवाइडेड बाई 1 और 71.19 डिवाइडेड बाई 16। बोलिए क्या क्या आएगा? कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आपका टाइम बहुत खराब हो सकता है। चलिए इसका आंसर कितना आएगा? कट करेंगे, ये आएगा नियर अबाउट 2.21। हाँ लगभग 2.22। ये भी लगभग 2.22 आएगा ना। इसको कट करेंगे, ये कितना आएगा? 16 4 जा 64, ये आएगा लगभग 4.44 है ना। करके देखो। यस सर। 4.44। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या करते थे अभी तक हम लोग? सिंपलेस्ट रेशियो में इन जो ये वैल्यूज आती हैं, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करें? 2.22 को 2.22 से डिवाइड कर दे, है ना, कितना आएगा 1। ऐसे ही आपका 2.22 है, इसको भी 2.22 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 1। 4.44 है, इसको डिवाइड कर दे 2.22 से, कितना आएगा 2। बोलिए ये नंबर इधर लाके अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, C के साथ 1, H के साथ 1, O के साथ 2, CHO2, ये फार्मूला क्या कहा जाएगा? इंपीरिकल फार्मूला। बोलो बेटा, ये फार्मूला क्या होगा? इंपीरिकल फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं? इंपीरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, बोलो फार्मूला तो बताओ जल्दी। वेपर डेंसिटी इनटू 2। हाँ, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अगर हम इंपीरिकल फार्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रैक्टिस करते टाइम फार्मूला बार बार लिखें ताकि रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में जब फार्मूला बार बार लिखते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में वैसे ही आ जाती है, प्रिंट हो जाती है। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास क्या करें? बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए वेपर डेंसिटी इनटू 2 अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास देखना पड़ेगा। कितना आएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन 1 एटम का 16 इनटू 2। कैलकुलेट करेंगे, 16 2 32 प्लस 1 33, ये हो जाएगा 45। बोलो ये है वेपर डेंसिटी कितनी है? 45 इनटू 2 अपॉन 45। कट किया, कितना आया? n की वैल्यू 2 आई। इंपीरिकल फार्मूला ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा? C2H2O4। C2H2O4, C2H2O4 पहला ऑप्शन। बोलो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये C2H2O4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल Na2CO3.10H2O। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए वाटर, टोटल पूरे वाटर का परसेंटेज पूछ लिया गया। फार्मूला क्या? 180 by the total molecular mass। हाँ, कितना होगा टोटल मॉलिक्यूलर मास? सर 286। 286 ना। 23 सोडियम का होता है 23 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 और 1 वाटर का 18 होता है और 10 है तो 180 हो जाएगा। 180। हाँ, तो इसको अगर करेंगे तो 46 प्लस 12 प्लस 48, इनको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, 106 आएगा। और इसमें 180 और ऐड कर दीजिए, 180 तो कितना हो जाएगा? 186। बोलिए परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ वाटर। जिसका पूछा गया है उसको ऊपर लिखते हैं, मास ऑफ वाटर अपॉन 286। अच्छा 286, सॉरी ऐड कर लें 286। अच्छा मास ऑफ वाटर कितना है? 180 अपॉन 286 इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। बोलिए कर लेंगे ना? कितना आंसर आएगा इसका? किसी ने कैलकुलेट किया?
सर बी 62.9। 62.9%। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो अपने आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। मरकरी प्योर मेटल की फॉर्म में दे रखा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होगा या नहीं होगा? बोलिए। नो सर। कॉपर होगा? मेटल की फॉर्म में है। अच्छा, सोडियम सल्फेट होगा? Na2SO4 होगा। ये बनाएगा 2Na प्लस SO4 2-। इलेक्ट्रोलाइट तीन ही होते हैं, या तो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। बोलिए, इलेक्ट्रोलाइट तीन ही होते हैं, या एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा, क्योंकि आयंस में टूटने की टेंडेंसी तो इन्हीं की है। तो ये आपका केरोसिन का कोई मतलब नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने एसिड होते हैं वो H+ और आयंस में टूटते हैं, बेस भी OH- और आयंस में टूटते हैं, साल्ट जो होते हैं वो भी प्लस- में टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलिए। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, कितनी अच्छी बात है। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अच्छा, लिसिस का मतलब बायोलॉजी में भी वही होता है। लिसिस जहां पर यूज हो जाता है वर्ड, वहां पर ब्रेक डाउन ही होता है मैक्सिमम जगहों पर। करंट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, लाइट की प्रेजेंस में होता है तो क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस। बोलिए। टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता तो क्या बोलते हैं? सोचिएगा, टेम्परेचर की प्रेजेंस में होता तो क्या कहते हैं? साउंड की प्रेजेंस में होता तब क्या कह सकते थे? लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रोलिसिस ही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो तो सकता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूं कि सोच सकते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अलग अलग उसमें हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस है। टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऐसे ही आपका साउंड की प्रेजेंस में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The electrolysis which are the electrolytes which are good conductor of electricity are called, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक आपकी बुक में एक डायग्राम बना है इलेक्ट्रोलिसिस के फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का, जो फर्स्ट पेज है उसी में उस पेज के बिल्कुल नीचे की तरफ लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक सेल दी गई है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसे दो इलेक्ट्रोड हैं, उसमें आपकी ये सेल है, ये सेल है, और इसी में एक बल्ब लगाया गया है, ऐसे बल्ब लगाया गया है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, वो इसी बात से इन्होंने डिसाइड किया है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको है? क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? एनी आइडिया? किसी को आइडिया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सर कंप्लीट डिसोसिएशन एंड पार्शियल डिसोसिएशन। हाँ, वो सब्सटेंसेस जो 100% आयोनाइज हो जाए, टूट जाए, आयंस देने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वो सब्सटेंसेस, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और हाँ, जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें अच्छा, लिक्विड की कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आयंस की कंडक्टिविटी क्या होगी? बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इस कंडीशन में ये जो बल्ब है ये बड़ा ब्राइटली ग्लो करेगा, और अगर ब्राइटली ग्लो करेगा तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर रखा है, बोलिए, क्योंकि करंट का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये बल्ब डिम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ पाए? इन्होंने पूछा है द इलेक्ट्रोलाइट विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कौन होंगे भैया, बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना। वीक वाला तो जब उसमें आयंस ही नहीं है, 100 लिए थे
20 या 30 ही ब्रेक हुए तो वो आपका गुड कंडक्टर होगा ही नहीं, उसमें उतना करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, बल्ब आपका डिम ग्लो करेगा। आप उस पेज पे देखिएगा, उसमें काफी क्लेरिफाई उन्होंने डिसाइड ही इसी बेसिस पर किया है कि कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर ही डिसाइड किया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा और कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रिकली, मान लो ये NaCl ले लिया है, ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। अगर किसी भी सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व कर रखा है तो वो भी इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन चल रही होती है, जब रिएक्शन प्रोसीडिंग में होगी, तब भी आप ध्यान रखिए जितने नंबर, अच्छा कैटायन किधर माइग्रेट करता है, कैथोड की तरफ, एनायन किधर माइग्रेट करता है, एनोड की तरफ। बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो भी होगा वो इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा इक्वल नंबर में होगा। एनोड पर एनायन जाके जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन कैथोड पे जाके उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तभी ओवरऑल सर्कुलेशन बनेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है बेटा, कोई चार्ज नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आयंस में ब्रेक ना होता हो? ये साल्ट है, ये बेस है, ये एसिड है, और यही एसिड बेस साल्ट ही तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बोलो, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड अगर है तो ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होगा। बोलिए, तो ये आपका क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of formation of positively and negatively charged ions from the molecule of polar covalent compounds is called, क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। दो चीजें दे रखी हैं बुक में, कौन कौन सी, एक तरफ डिसोसिएशन, एक तरफ आयोनाइजेशन, बीच में लाइन है, दोनों में डिफरेंस बताइए, क्या दोनों सेम है? क्या आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों चीजें सेम है? नो सर, क्या डिफरेंस है? डिसोसिएशन कंप्लीट फ्री आयंस आर फॉर्म्ड। हाँ, डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड में होता है, आयनिक कंपाउंड। कहने का मतलब NaCl में Na+ और Cl- पहले से प्रेजेंट थे, आयंस थे, सिर्फ क्या हुए, सेपरेट हुए। Na+ और Cl-, सेपरेशन ऑफ आयंस अगर होगा तो क्या कहेंगे, डिसोसिएशन। यहां पर आयंस थे नहीं, पार्शियल चार्ज वाले कह सकते हैं, पोलर कोवेलेंट, आयंस थे नहीं, लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला तो ये कन्वर्ट हो गया H+ Cl- में। समझ पा रहे हैं? आयनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, या किसी भी सॉल्यूशन में डालने पर। डिसोसिएशन का मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस, यहाँ आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आयंस तुरंत बनते हैं। समझ पा रहे हैं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब तो समझ आ गया होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय एन एनोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय कैथोड। सही बात है कि गलत? बोलो, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एट कैथोड कैटायंस आर डिपॉजिटेड। सही बात है कि गलत? बोलिए, ट्रू। कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, एनायन एनोड पे जा रहा है। सही बात है, मतलब तीनों बातें सही हैं। डी, ऑल ऑफ दिस। ओके, कोई डाउट किसी के मन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द आयन डिस्चार्ज एट एनोड इज, कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा? OH- होगा ना। एक सीरीज दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें कुछ एलिमेंट आपकी बुक में दे रखे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो लिथियम है, पोटेशियम है, ठीक, फिर आपका सोडियम है, फिर आपका कैल्शियम है, इस टाइप से दे रखे हैं। हालांकि बहुत सारे एलिमेंट हैं, मैं बात करूं तो एलिमेंट बहुत सारे हैं, लिथियम से स्टार्ट होकर फ्लोरीन तक चलता है, टोटल में इतने एलिमेंट। जब आप आगे आएंगे 12th में तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा। लिथियम से स्टार्ट होगा, लिक, लिथियम और पोटेशियम, फिर बा, बेरिलियम, फिर सर, स्ट्रांसियम, फिर आपका सोडियम, ना का, फिर मतलब कैल्शियम, लिक, बासर, नाका, मग, आल, मन, जन, कर, बेग, दिकोनी, सल्फा, भाभी, कुआई, एजी, हाजी, बर, पीटी, कलाऊ, OH, अपान, O2, नाइट्रेट, सल्फेट, F2, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये रिएक्टिविटी की बेसिस पर अरेंज है। आपकी इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में एक साइड मेटल की रिएक्टिविटी दे रखी है, एक साइड नॉन मेटल की रिएक्टिविटी दे रखी है।
मेटल में ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब लिथियम सबसे ज्यादा होगा और नीचे गोल्ड दे रखा है। इस सीरीज में इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर कैटायन वो डिपॉजिट होगा जो नीचे पाया जाएगा। कैटायन विल डिपॉजिट, कैटायन वो डिपॉजिट होगा जो नीचे पाया जाएगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और एनायन में आपकी बुक में सबसे ऊपर दे रखा है सल्फेट और सबसे नीचे दे रखा है OH माइनस, सल्फेट, नाइट्रेट, फिर उसके बाद Cl, Br, I, फिर उसके बाद OH। ये एनायन की सीरीज दे रखी है आपकी बुक में। तो इसमें एनायन भी वो डिपॉजिट होगा जो सीरीज में नीचे होगा। तो अगर आप बात करें किस पे, एनोड पे, तो इसका मतलब माइनस वाला डिपॉजिट होगा। माइनस वाला, इसमें सल्फेट तो सबसे ऊपर है, O-2 का मतलब नहीं, H से कोई मतलब नहीं क्योंकि H पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, OH डिपॉजिट होगा, ओके, एनोड पर। इस सीरीज में एनायन वो डिपॉजिट होगा जो नीचे होगा। ये बात तब डिसाइड करनी पड़ती है जब, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा सिंपल वे में, जैसे हम आपसे बात करें कि NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो अब Na2, देखो दो कैटायन बनेंगे। जब NaCl ब्रेक होगा तो Na+ बोलिए और Cl-, और जब वाटर आयन में कन्वर्ट होगा तो H+ OH-। एक को सोल्यूशन लिया है NaCl का, ठीक, ब्राइन बोलते हैं NaCl का वाटर के साथ सोल्यूशन। अब इसमें दो कैटायन हो गए, Na+ और H+। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन कौन उसके ऊपर डिपॉजिट होगा? तो डिपॉजिट वो होगा जो नीचे पाया जाएगा, OH- डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर OH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया वो क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? सिस्टम बंद हो गया, बोलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन Br2 इज लिबरेटेड एट, Br2 किस पर मिलता है? अच्छा, Br जो होगा ये कैसे टूटेगा, Pb2 प्लस 2Br-, चूंकि ये है क्या, एनायन, ये हमेशा कहाँ मिलेगा, एनोड पर। बोलो बेटा, ये हमेशा एनोड पर ही मिलेगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब जो आपका 37वां क्वेश्चन है वो एक टेबल बेस्ड है, पैराग्राफ बेस्ड। जैसे इन्होंने पैराग्राफ में कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड, ह्यूमन ब्लड, प्योर वाटर, सी वाटर, और सबकी पीएच भी दे रखी है इन्होंने। तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज स्लाइटली बेसिक। तो इस टेबल में अगर देखें तो बेस के नाम पर दो चीजें हैं, एक तो आपका ये है, एक तो आपका ये 7.3 है और दूसरा 8.5 है। जो 7.3 है ये स्लाइटली बेसिक है, ये थोड़ा ज्यादा, पीएच 7 से जैसे जैसे इंक्रीज करती है बेसिक कैरेक्टर वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो स्लाइटली बेसिक की बात करेंगे तो ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, Which of the substance is most acidic? Most acidic, एसिडिक कैरेक्टर पीएच पर इनवर्सली डिपेंड करता है। जिसकी पीएच जितनी कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। इन सारे सब्सटेंसेस में बताइए पीएच किसकी कम होगी, किसकी कम दिखाई दे रही है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक की पीएच 1 है, तो इसकी पीएच अगर 1 है तो ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक। तो अगर इस ऑप्शन की बात हम करें तो सेकंड क्वेश्चन में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट एसिडिक। इन दिए गए सब्सटेंसेस में कौन सा एसिडिक नहीं है? देखो एसिटिक एसिड नाम में एसिड लिखा है, यहां पर भी नाम में एसिड लिखा है। विनेगर जो है यही आपका एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो ये 3 तो एसिड हो गए, चौथा सिर्फ यही बचा है, इसकी पीएच 8 से ऊपर होती है, 8.3 के आसपास। ये आपका नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो ये आपका बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बोलिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे नॉट एसिडिक, ये आपका एसिडिक नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच ऑफ द सब्सटेंस इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक का मतलब जिसकी पीएच एग्जैक्ट 7 होती है वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो पीएच एग्जैक्ट 7 किसकी थी, एग्जैक्ट 7 थी प्योर वाटर की। तो हम प्योर वाटर देख लेते हैं, प्योर वाटर कौन सा है,
ये है आपका सी ऑप्शन है, ये आपका प्योर वाटर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्योर वाटर जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी पीएच कितनी है, पीएच जो है वो आपकी 7 है। ह्यूमन ब्लड 7.3, सी वाटर 8 से अबव हो जाएगी, 8 से अबव। विनेगर की कितनी होती है, विनेगर की पीएच यहां कंपेयर कर सकते हैं, विनेगर की पीएच होती है एसिटिक एसिड विनेगर 2.9, ये भी एसिडिक है। तो कौन सा एसिडिक नहीं है, अगर बात करें एसिडिक और बेसिक दोनों कौन नहीं है, ये pH 7, नॉट नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये आपका न्यूट्रल है। कोई क्वेश्चन किसी के मन में ऐसा कुछ लगा हो जो ना समझ आया हो? सारे क्वेश्चंस का हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।